Hello everyone, I'm Chandni Jaiswal, a science educator, and I'm here to make science the easiest subject of your life. As we know that CAPF exams are approaching, हम जानते हैं है ना, क्योंकि 19th ऑफ जुलाई से आपके जो पेपर हैं वो शेड्यूल्ड है। तो देखिए इस टाइम पर हम अपनी एक CAPF की PYQ सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इस टाइम दो तरीके के होंगे, जिनका सिलेबस जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। तो हमारी जो PYQ की सीरीज है वो उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा रैपिड रिवीजन का काम करेगी, और जो दूसरे तरीके के बच्चे हमारे पास होते हैं वो हैं जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी तैयारी जो है वो शुरू करी है, सिलेबस बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है। तो हम अपनी जो PYQ की सीरीज कर रहे हैं ना, इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि हम देखिए, मैं सिर्फ आंसर मार्क कर दूं और आपको सिर्फ ऐसे ही करवा दूं तो वो चीजें तो आप खुद भी कर सकते हैं। एक्चुअल में जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अपने जो भी हमारा क्वेश्चंस होंगे ना, उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी थ्योरी है वो चीज कवर करने की कोशिश करेंगे, जितनी रेलेवेंट है ना, जिससे कि आपको क्या हो, जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो तो हमसे हो ही जाए, और जो फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम करने की पूरी कोशिश कर पाए। ठीक है, देखिए बेटे, ऑफलाइन सेंटर्स में तो मैं ये बात बहुत बार बता चुकी हूँ कि आज के जो ऑप्शंस होते हैं ना वही कल के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस है ना उनके बारे में भी बहुत सारी चीजें जो है वो याद करने की, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई चीज हमारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें आए तो वो चीजें हम बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात जो मुझे आपको बतानी थी वो हमें ये चीज समझने की कोशिश करनी है कि देखिए, आप एक ही टाइम पर सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो जैसे साइंस जो होता है उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीन अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट है वो हमें पढ़ने होते हैं। तो मैं अभी जो PYQ सीरीज है वो सिर्फ बायोलॉजी की स्टार्ट कर रही हूँ, सो दैट आपको भी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आर हेल लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि आपको इस टाइम पर पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से आपको सिर्फ बायोलॉजी आप अच्छे तरीके से कर लीजिए, उसके बाद हम केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स करेंगे। ठीक है ना। और क्योंकि देखिए अभी मेरा कुछ टाइम इंट्रोडक्शन में जा रहा है, तो बायोलॉजी के जितने क्वेश्चंस जो हैं वो, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनाने वाली हूँ, तो अभी कुछ क्वेश्चंस हम अभी कर लेंगे, दूसरे जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम सेकंड पार्ट में कर लेंगे। और जो फिर जैसे अभी हम बायोलॉजी के 2025 के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर 2024 के 23 के ये वाले क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वाला जो है आई थिंक 2 पार्ट्स में बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, जैसे कि हम अभी पहले बायोलॉजी करेंगे, फिर देख लेते हैं फिजिक्स करेंगे या केमिस्ट्री करेंगे, और फिर उसके बाद अदर सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये बात मुझे आपको बतानी थी। तीसरी जो बात मुझे आपको बतानी है वो ये कि देखिए जिन भी बच्चों का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर नहीं हो पाया है, उनके लिए कम से कम आप 80% जो आपका सिलेबस है वो यहाँ से कवर कर सकते हो। कैसे, देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ या मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग यहाँ पर जैसे हम थ्योरी क्लासेस में पढ़ते हैं ना, वैसे ही करने वाले हैं। जैसे ये देखिए, पिक्चर्स का यूज किया गया है सो दैट आपको बेटर क्लैरिटी मिले चीजों को लेके, कि मतलब जो भी चीजें हमसे पूछी गई हैं उनका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो फिर हम बिना अपना समय खराब किए जो है वो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो ये था, द स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो पहली तो बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। देखिए, क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर दी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या, दे आर दी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स जो है दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आप इस चीज को प्लीज समझने की कोशिश करिएगा कि जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, जैसे कि मैं आपको अगर एक सेल बनाने के लिए कहूँ तो आप एक सेल बनाते हैं किस तरीके से, ऐसे आप एक सेल बनाते हैं, है ना। तो इसके अंदर ये आपका एक सेल है, यहाँ पे ये पूरा साइटोप्लाज्म होता है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, ये चीज आपकी क्या है, ये चीज आपकी है न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि आपका जो सेल होता है वो ऑलरेडी एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है वो, ऑलरेडी एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर तो जो भी चीजें प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो आप अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हुआ, और न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है वो है आपके क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब आप इस चीज को समझिए कि क्रोमोसोम्स जो है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली कंडेंस्ड, जिसे मैं कह सकती हूँ हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, जो कि किससे मिलकर बनता है, आपका क्रोमेटिन से मिलकर बनता है। ठीक है, मतलब क्रोमेटिन से बनता है ये। क्रोमेटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए आपको मैं एक क्रोनोलॉजी समझाती हूँ। ठीक है, एक क्रोनोलॉजी आप समझने की कोशिश करिए कि DNA क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए,
थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, सो दैट आपको ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड मतलब रिलेटेड क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर भी बनते हैं तो वो चीजें आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, देखिए जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज आप उस चीज को नोट डाउन करते जाइएगा और उस चीज को अच्छे से समझते जाइएगा। जो आपका डीएनए होता है, इट इज द जेनेटिक मटेरियल, आप जानते हैं। ठीक है, क्या है वो? हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है। ये जो होता है ब्लूप्रिंट होता है हमारे जीन्स का, है ना। जीन्स मतलब जो आपके जो भी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका। ये बात हम जानते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन आई थिंक समझने के लिए बहुत है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? देखिए डीएनए, आप इस चीज को समझिएगा, लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि डीएनए जो होता है ना, उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जो कि हमारी बॉडी को रन या बिल्ड करने के लिए चाहिए। डीएनए हैज ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरीड इन इटसेल्फ, जो कि क्या है? जो कि हमारी बॉडी को रन और बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो डीएनए तो हमें समझ में आ गया मैम। अब आप मुझे बताइए कि जीन्स क्या होते हैं। देखिए, क्योंकि मेरे ऑफलाइन सेंटर्स में काफी बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो फिर उनमें से कुछ बच्चों के जो कॉमन डाउट में देख रही हूँ कि हर साल कुछ बच्चे आके मुझसे ये चीज पूछ ही लेते हैं कि मैम जीन्स जो होते हैं, आर दे प्रेजेंट ऑन द डीएनए? पता नहीं ये कंफ्यूजन बच्चों को कैसे है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन मान लीजिए कि आपका एक डीएनए का मतलब डीएनए है ये आपका, तो उसके ऊपर इस तरीके से जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्या? वो मुझे इस तरीके से आके पूछते हैं। तो बेटा प्लीज मेक दिस कंसेप्ट क्लियर इन योर हेड कि जीन्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द डीएनए, बट दे आर द पार्ट ऑफ डीएनए। पार्ट ऑफ डीएनए ही होता है आपका जो जीन्स होते हैं ना, दे आर द पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, पार्ट ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है कि मतलब आपका ये जो डीएनए होता है ना, उसमें कुछ पार्ट, कुछ फ्रेगमेंट्स जो आपके मतलब फ्रेगमेंट नहीं बोलना चाहिए, कुछ पार्ट आपका डीएनए का एक्टिव होता है जब इसको यूज करना होता है हमें। ठीक है, मतलब आपका पूरा का पूरा ये जो स्ट्रैंड है ना, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो है वो एक्टिव नहीं होता, वो एक्टिव होता है। लेकिन आपको ये बात समझनी है, जैसे आप हमें ये पता है ना कि जो डीएनए होता है वो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जो भी चीजें जानी है। तो जीन्स जो होते हैं ना, वो उन्हीं कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर एट अ टाइम, वन कैरेक्टर एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम, एक जीन जो होता है वो एक कैरेक्टर को जो है वो हमारी मतलब अपनी जो प्रीवियस जनरेशन है उससे हमारी जनरेशन में लेकर आता है। जैसे कि हमारी आई का कलर कैसा होगा, हमारे ईयर के लोब कैसे होंगे, हमारे हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, ठीक है, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, वो एक एक कैरेक्टर जीन्स लेकर आते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप जीन्स के लिए समझिए। उसके बाद आप इस चीज को समझिएगा कि हमारा जो डीएनए होता है वो क्या है बेटा, वो बहुत लंबा स्ट्रक्चर है, लाइक कितना 2.2 मीटर लंबा है। ठीक है, और उसको एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर फिट होना है, तो वो कैसे फिट होगा? वो कैसे फिट होगा आप मुझे बताइए। देखिए, अगर एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, मुझे उसको छोटी सी जगह पर जो है वो फिट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम उसको कॉइल करेंगे, हम उसको कॉइल करके उसके अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा जब आप उसको कॉइल करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो टैंगल्ड हो जाए, है ना। टैंगल्ड का मतलब उलझ जाए आपस में। जैसे कि आपने देखा होगा जो कपड़े सिलने की वो जो रील होती है जिसके ऊपर धागा लपेटा होता है, और नहीं तो जब आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग का देखा है ना आपने, मांझा जो होता है वो एक लकड़ी होती है, उसके ऊपर आप इस तरीके से रोल कर देते हो ताकि वो जो आपका मांझा है वो जो है वो टैंगल्ड ना हो, उलझे ना, है ना। तो इसी तरीके से आपका डीएनए का इतना बड़ा फ्रेगमेंट है, उसको मैं कॉइल करके एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, तो आपका डीएनए का भी तो चांस है कि वो आपस में टैंगल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आप इस चीज को समझिए, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लगा रखा है, ये रहा। ठीक है, ये जो आपका डीएनए है ना, ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो डीएनए को आप देखेंगे कि वो जो डीएनए होता है वो ये आपके प्रोटीन्स होते हैं। क्या है ये आपके प्रोटीन्स? कौन से प्रोटीन्स हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स दैट आर 8 इन नंबर। तो इनके ऊपर आपका जो डीएनए होता है ना, ये जो डीएनए को मैं जूम करके देखूंगी तो ऐसा दिखेगा, लेकिन डीएनए को मैं ऐसे देखूंगी तो ये इस तरीके का दिखेगा आपको। तो ये जो डीएनए होता है ना, ये मान लीजिए कुछ है मेरे पास, ये है, जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियोसोम है, तो इसके ऊपर क्या है, इस तरीके से आपका डीएनए जो होता है वो मतलब कॉइल करेगा। फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम आएगा उसके ऊपर कॉइल करेगा, फिर तीसरा न्यूक्लियोसोम आएगा उसके ऊपर कॉइल करेगा। इस तरीके से आपका जो
पूरा का पूरा डीएनए होता है वो कॉइल्ड होता है। देखिए जैसे इसके ऊपर कॉइल कर रखा है, इसके ऊपर कॉइल, फिर थोड़ा सा लूज है, फिर इसके ऊपर कॉइल, फिर इसके ऊपर कॉइल, फिर थोड़ा सा लूज है इसके ऊपर। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, जहाँ पे प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए है, इसको हम, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कह देते हैं बेटे? न्यूक्लियोसोम्स कह देते हैं। न्यूक्लियोसोम्स कौन सा स्ट्रक्चर है? जब डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल करके एक स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियस, अब देखिए ये भी एक बहुत बड़ी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी ना, बहुत बड़ा थ्रेड बन जाएगा। डीएनए ने लपेटा हुआ है किसको? न्यूक्लियोसोम को। फिर थोड़ा सा खाली है, मतलब खाली इन द सेंस यहाँ पर देखिए इस तरीके से, फिर जो है वो लपेट रखा है, फिर थोड़ा सा लूज है, फिर इस तरीके से एक बहुत बड़ा एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये वर्ड यूज होता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो इस तरीके का पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। इसको हम एक जो लंबा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं क्या बेटे? इसको हम कहते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं हम? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है वो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर बताया देखिए कि वो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? कैसा स्ट्रक्चर है? लूजली पैक्ड, बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड नहीं है, मतलब अभी लूजली पैक्ड है। फिर क्या होता है? कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन का मतलब अब वो टाइटली पैक्ड होगा। तो यही क्रोमेटिन जो होता है ना, क्रोमेटिन से आपका क्या बन जाता है बेटे? क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम, जो कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होता है, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है बेटे, इतना आपको क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना था। अब देखिए आपका जो क्रोमोसोम होता है, जब आप उसको जूम करके देखेंगे, यहाँ पे दिखा रखा है शायद नेक्स्ट फोटो में, हाँ, जब आप उसको जूम करके देखेंगे ना, जो आपका क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो दो स्ट्रैंड बने हैं ना, मतलब एक तरीके से डबल स्ट्रैंड बोल सकते हैं इसको, इस एक एक को बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। ये भी एक क्रोमेटिड है, ये भी एक क्रोमेटिड है, और इन दोनों को आपस में क्या बोल देते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो आपके दिमाग में कुछ जो टर्म्स थी वो मुझे क्लियर करनी थी, लाइक क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसोम से मिलकर बना है। ठीक है, और आपका जो क्रोमोसोम होता है ना, वो हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन से मिलकर बना है। और आपका ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब दो क्रोमेटिड से मिलकर बनते हैं, जो कि जिसको आप क्या कहते हो? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, और आपका ये जो क्रोमोसोम है ना, ये यहाँ पे इस एक स्ट्रक्चर से अटैच्ड है, मतलब ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये किसी चीज से ज्वाइंट भी तो होंगी सेंटर में। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहते हो। क्या कहते हो? सेंट्रोमियर बोलते हो। ठीक है, ये रहा जैसे सेंट्रोमियर। ठीक है, अब मैं एक मिनट पेन चेंज करके आपको समझाती हूँ। ये जो सेंट्रोमियर है ना, इसके ऊपर इस तरीके से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे आप कहते हो प्रोटीन। ये एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। देखिए मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ फटाफट कि आपका ये जो क्रोमोसोम है, ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं, वैसा स्ट्रक्चर होता है। सिस्टर क्रोमेटिड सेंटर से जुड़ी हुई है क्रोमोसोम, आई मीन सेंट्रोमियर से, और सेंट्रोमियर्स के ऊपर एक प्रोटीन का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कैसा? डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको आप कहते हो काइनेटोकोर्स। ठीक है, ओके अब देखिए, जब हम कभी सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ेंगे, उस टाइम पर हम ये पढ़ेंगे कि कुछ स्टेजेस आती हैं, है ना, कुछ स्टेजेस जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसमें प्रोफेज के टाइम पर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जैसे ये आपका पूरा का पूरा सेल है, मैं आपको एक ऐसे लेके बताती हूँ। ये आपका पूरा का पूरा सेल है। ठीक है, क्या है ये हमारा एक सेल है। खराब सा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से सेल है। तो आपके जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये इस तरीके से अलाइंड हो जाते हैं, इस तरीके से जो है वो एक इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, इस पे अलाइंड हो जाते हैं। और यहाँ पे आपके जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ऑपोजिट पोल पे, वो आकर जुड़ जाएंगे इनके किस पे? वो आकर जुड़ जाएंगे इनके काइनेटोकोर्स पर। काइनेटोकोर्स कहाँ प्रेजेंट है? सेंट्रोमियर पर। और सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है? जिससे सिस्टर क्रोमेटिड आपस से जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ से आकर जुड़ जाएंगे, बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा, ये जो है इस वाले से भी इस तरीके से आके इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऐसे से कनेक्टेड होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि आपका जो एक एक सिस्टर क्रोमेटिड है ना, उसको ऑपोजिट पोल पर खींच लेना। ठीक है, तो इसके बाद का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है कि ये जो आपके स्पिंडल फाइबर्स है ना, ये देखिए, ये एक
सिस्टर क्रोमेटिड को खींचता हुआ लेकर जा रहा है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड को खींचता हुआ लेकर जा रहा है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड को खींचता हुआ लेकर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं जितना सेल साइकिल भी आपको पढ़ा सकती हूँ ना उतना मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गई, और उसके बाद आपको पता है कि क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और फिर आपका साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस में जिसमें सेल ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो एक सेल से दो सेल्स कैसे बनती है वो चीज भी हमने यहाँ पर समझ ली। तो बेसिकली ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन ही आपसे पूछा हुआ था कि आखिर स्पिंडल फाइबर कब बनता है। पहली बात तो ये बनना शुरू हो जाता है प्रोफेज से, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स इज अटैच्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से कनेक्टेड होते हैं, मतलब अटैच होते हैं। या तो अगर आपको ऑप्शंस में सेंट्रोमियर दिया होता तो बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन सेंट्रोमियर ना देकर आपको पूछ लिया काइनेटोकोर्स के बारे में, ठीक है। तो काइनेटोकोर आप आंसर मार्क कर देंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो कि क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ठीक है, अब आप इन तीनों चीजों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। जैसे क्रोमोनीमा क्या है, क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा क्या होता है। देखिए आपको मैंने बताया ना कि आपके जो डीएनए होते हैं वो किस तरीके से कॉइल्ड होता है, फिर ऐसे ऐसे करके मैंने आपको क्रोमोसोम तक समझा दिया था, है ना। तो अब ये जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स, उसके अंदर भी कुछ बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर रह जाता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड, ठीक है। जैसे क्या है, क्रोमेटिन लूजली पैक्ड है, जब वो और कंडेंस्ड होगा और हाईली कंडेंस्ड हो जाएगा तो आपका क्रोमोसोम बन जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम्स के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड होते हैं, इनको आप कहते हो क्या, क्रोमोनीमा। ऑलराइट, उसके बाद बात करते हैं टीलोमेयर की। टीलोमेयर जो होते हैं ना वो होते हैं आपके इस तरीके से, जो आपका एक क्रोमोसोम होता है ना, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे कि आपने अपने शू लेसेस देखे होंगे, तो शू लेसेस के ऊपर भी क्या होता है, जैसे शू लेस होता है उसके ऊपर इस तरीके से एंड में वो होता है ना, क्या बोलते हैं, एक प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिससे कि आपका जो शू ले है वो खराब ना हो, ठीक है, शू लेस है वो खराब ना हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर एक लगाया होगा, हाँ ये देखिए ये रहा, ठीक है। ये जो टीलोमेयर होते हैं वो क्या होते हैं, एंड ऑफ द क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है, फ्रॉम डीएनए फ्रिंग वगैरह से। इस डीएनए को मतलब क्या करते हैं, आपके डीएनए के एंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि डीएनए आपका क्या ना हो, डीएनए का फ्रेगमेंट आपका खराब ना हो, ठीक है। और क्या बचता है, सेंट्रियोल्स। देखिए सेंट्रियोल्स जो है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे बेटा, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स, है ना, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेली है। सेल ऑर्गेनेली क्या होती है, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन दी सेल, है ना, जो आपके सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, वो आपके जो होते हैं वो आपके सेल ऑर्गेनेली होते हैं। और ये सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो आपके एनिमल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनाना, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बनाना इसका काम होता है। और बाकी की चीजें जो है वो हम इसको इतना समझ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आपकी कुछ थ्योरी भी जो है वो कंप्लीट हुई होगी, ठीक है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज करेक्ट। देखिए आप इस चीज को समझिए, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछ लिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि ये बात कर रहा है मूविंग ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल, चाहे वो अंदर से बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है, वो इस चीज के बारे में आपसे बात कर रहा है, ठीक। तो अब आप एक चीज समझिएगा कि ये है मेरी एक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये 4 तरीके की होती है। एक होती है फुल्ली परमिएबल, एक होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, एक होती है सेमी परमिएबल और एक होती है इम्परमिएबल, ठीक है। तो देखिए परमिएबल जो होती है, फुल्ली परमिएबल, फुल्ली परमिएबल का तो क्या काम है, फुल्ली परमिएबल का काम ये है कि वो जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन, इट विल अलाउ एवरीथिंग लाइक एवरी सॉल्यूट, एवरी सॉल्वेंट, आयनिक जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी चीजें हैं, टू मूव अक्रॉस द सेल फ्रीली, ठीक है। मतलब क्या होता है, परमिएबल सेल्स, परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर से कोई भी चीज इजीली जो है वो मूव कर सकती है, कोई दिक्कत होने के बिना, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, सारी चीजों के लिए फ्रीली, मतलब फ्री है ये, कोई भी चीज अंदर जाएगी, कोई भी चीज बाहर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती,
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन होती है कि भाई जिस सेल की जरूरत अंदर है, मतलब जिस भी चीज की, जो भी इंपॉर्टेंट आयनिक सब्सटेंसेस हो गए, जिस भी सॉल्यूट की, जैसे ग्लूकोज हो गया, कुछ जैसे पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस, इन सब चीजों के जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उन चीजों को अंदर आने देगा, बस बाकी हर चीज की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स का काम होता है, ठीक है। फिर बात आती है आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स वो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो सिर्फ सॉल्वेंट, जो आपके सॉल्वेंट होते हैं ना, सॉल्वेंट की एंट्री जो है वो अंदर बाहर जाने देती है। सॉल्यूट के लिए ये बिल्कुल काम नहीं करती, उसके लिए ये ब्लॉक कर देती है एंट्री, ठीक है ना। अब सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट जो होते हैं वो ज्यादातर हमारे वाटर होते हैं, या जो भी चीजें मतलब सॉल्वेंट तो वो होता है ना, जैसे सॉल्यूशन कैसे बनता है, एक चीज जिसके अंदर चीजों को मिलाया जाए, घोला जाए, ठीक है, वो सॉल्वेंट होता है, और जिसको मतलब मिलाया जाता है वो सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट की एंट्री तो ये नहीं होने देती, सॉल्वेंट की एंट्री होने देती है सिर्फ आपके अक्रॉस द सेल, चाहे अंदर से बाहर चाहे बाहर से अंदर, ठीक है। तो वो चीज आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, वो किसी चीज को ना अंदर जाने देगी ना बाहर जाने देगी, ठीक है। तो वो चीज आपकी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाती है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो अब आपको एक चीज जो मुझे और समझानी है वो क्या होती है, देखिए कि आप इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पर जो भी मूवमेंट होता है ना सब्सटेंसेस का अक्रॉस दी सेल, चाहे बाहर से अंदर चाहे अंदर से बाहर, वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। और ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ये क्या होता है, आप मुझे बताइए कि जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का वो किस तरीके से सही होता है, मतलब सही इन द सेंस कि वो किस तरीके से होता है। हायर टू लोअर जो मूवमेंट होता है वो आसानी से हो सकता है ना, जहां पर भी चीजें ज्यादा हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 50 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 10 है, तो हायर से लोअर पर जो मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस है वो इजिली हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं हम, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है बेटा। और दूसरा हमारा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या होता है हमारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, इसके अंदर चीजें लोअर टू हायर कंसंट्रेशन पर मूव करते हैं, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन पर मूव करती हैं, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या होती है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो क्या होती है कि हायर से लोअर पर चला जाए, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप इस चीज को समझिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड कि अगर आप मान लीजिए एक स्लोप एरिया पर है, ठीक है, स्लोप एरिया जो इस तरीके से होता है, हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन पर अगर आप साइकिल से हैं तो आप अगर पैडल नहीं भी चलाएंगे तो आप इजिली नीचे चले जाएंगे, है ना, नीचे चले जाएंगे। आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एनर्जी कौन सी फॉर्म में चाहिए होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे हैं, नीचे से अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको कितनी एनर्जी, कितनी जान लगानी पड़ती है ना पैडल मारने के लिए, ताकि आप नीचे से ऊपर पर चले जाएं, ठीक है। तो वही आप इस चीज को समझिए कि लोअर से हायर पर जाना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये आपको समझाने का तरीका है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही मामला चलता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही चलता है सब कुछ, और फिर हायर से लोअर पर ही मूवमेंट होती है, हायर टू लोअर पर, ठीक। तो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जितना समझना था, जितना जानना था, वो मैंने आपको बता दिया। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, देखिए वो भी चीज मैंने आपको बता दी। और ये जो चीजें होती है ना, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तीन तरीके का होता है। एक तो होता है सिंपल डिफ्यूजन, जिसके अंदर क्या होता है जो मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गए बाद। फिर एक चीज होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जनरली वाटर की मूवमेंट होती है, या फिर मैं मोर अप्रोप्रिएटली कह दूं तो सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो ऑस्मोसिस हो गया। तीसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आप ये समझ रहे होंगे कि मैं ये सारी चीजें आपको क्यों समझा रही हूँ। वो मैं चीजें इसलिए समझा रही थी क्योंकि मुझे आपको यहाँ तक लाना था, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम कुछ थ्योरी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर क्या होता है बेटा, आप इस चीज को समझिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है सिंपल डिफ्यूजन, मैंने आपको बता दिया, ऑस्मोसिस मैंने आपको बता दिया। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है, इसके लिए कुछ हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, और दूसरा होता है आपके कैरियर प्रोटीन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन। आप यहाँ पे फिगर से देखिए, ये देखिए, ये जो आपके चैनल प्रोटीन्स होते हैं ना, चैनल प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये आपकी लिपिड की लेयर होती है, ये एक लिपिड है, ठीक है, ये भी एक लिपिड की लेयर है। और ये जो लिपिड्स की लेयर होती है, दे आर बाई लेयर।
बाई लेयर ऑफ लिपिड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो बाई लेयर ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपकी एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो कि एक वे पाथवे प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, पाथवे प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि जो मूवमेंट ऑफ दी आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी आपके रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं जिनको मूवमेंट करना है, वो आपके बाहर से अंदर या अंदर से बाहर ऑफ द सेल्स जो है वो मूवमेंट कर पाए, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो हो गया ये कंटिन्यूअस पाथवे, कॉन्टिन्यूअस पाथवे, जिससे कि आपके जो मूवमेंट ऑफ दी पार्टिकल्स हैं वो आसानी से हो पाए। दूसरी चीज क्या है, आपके कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं, इस तरीके से होता है, आपके जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो क्या करेगा, इसमें आके ट्रैप हो जाएगा, मतलब एक ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, और फिर ये यहाँ से बंद हो जाएगा और नीचे से खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की तरफ हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, और कौन कौन से प्रोटीन्स की, चैनल प्रोटीन्स एंड आपके कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब आप अपने इन सब चीजों ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑल दी पैसिव ट्रांसपोर्ट आर द टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या सारे पैसिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होते हैं? नहीं, सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस भी है, तो ये तो नहीं हुआ। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल गलत है, ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है, मैंने आपको बताया। वाटर मूव्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नहीं, वाटर तो ऑस्मोसिस में चला जाता है, और ऑस्मोसिस आपका क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी जो कि किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी, यहाँ पे मैंने लिखा था एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वहां पे जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गई बात। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ कैरियर प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चैनल प्रोटीन लिखा होता, कैरियर प्रोटीन लिखा होता, या दोनों चीजें लिखी होती, दोनों चीजें सही है, ठीक है। तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। आप इस चीज को समझिएगा बेटा कि ये जो आपके प्लांट टिश्यूज होते हैं ना, ये जो आपके प्लांट टिश्यूज होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है परमानेंट प्लांट टिश्यूज, दूसरे होते हैं आपके मैरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज। देखिए, मैरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज वो होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, एक्टिवली डिवाइड जो सेल्स आपके होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स यहाँ पे, या टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्स के ग्रोइंग एरियाज पे प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियसली बात है, सेल्स के ग्रोइंग एरिया पे प्रेजेंट होंगे तो वहां पर डिवाइड करते जाएंगे, और आपकी सेल्स की मतलब जो आपका स्ट्रक्चर है उसकी इलॉन्गेशन के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वहां पे आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है। फाइन। अब यही कुछ जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है ना, ये एक समय के बाद अपनी कैपेसिटी या फिर आप बोल सकते हैं कैपेबिलिटी को लॉस कर देते हैं। अपनी कैपेसिटी जो आपकी इसकी कैपेबिलिटी है एक्टिवली डिवाइड होने की, उसको लॉस कर देते हैं, और वो कैसे बन जाते हैं, परमानेंट जो प्लांट टिश्यूज है वो बन जाते हैं। तो बेसिकली परमानेंट प्लांट टिश्यूज किससे बने हैं, मैरिस्टेमेटिक से ही बने हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, और जो अपने एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर देता है, वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, वो तीन तरीके के होते हैं। क्या? एक होता है आपका एपिकल मेरिस्टम, जो आपकी एपिकल मतलब एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टम। दूसरे होते हैं आपके इंटर कैलरी, और तीसरे होते हैं आपके लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। देखिए, इसको इलैबोरेट करके हम कभी और पढ़ेंगे। अभी आप इलैबोरेशन में, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, अब आप इसको मैं और इलैबोरेट करते चले जाऊंगे तो क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम आते हैं उसके बाद परमानेंट टिश्यू पे। तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं बेटे, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू भी क्या है, आपके तीन तरीके के होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, दिस इज आवर पैरेन्काइमा, दिस इज योर कोलेन्काइमा, एंड द अदर वन इज योर स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। द नेक्स्ट वन आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दैट आर जाइलम, देन फ्लोएम, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। जाइलम फिर से तीन टाइप के, फिर से चार तरीके के होते हैं, ठीक है। फिर से चार तरीके के होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका क्या, चलिए मैं पहले ये लिख देती हूँ, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम जो होता है जाइलम फाइबर, ठीक है, जाइलम फाइबर। फिर होते हैं आपके ट्रैकीड्स,
ट्राइकीज, और आपका यहाँ पे होता है वेसल्स, ठीक है, क्या है वेसल्स। और आपके फ्लोएम भी फिर 4 तरीके के होते हैं, आपका फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखिए मैं बहुत सारी चीजें पूरी नहीं लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तो आप उस चीज को समझ पाएंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम आपका क्या, फाइबर, जो यहाँ पे जैसे जाइलम फाइबर होता है वैसे यहाँ पे ये भी होता है। और फिर होता है यहाँ पे कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, और फिर होते हैं यहाँ पे सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स, ठीक है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट आई मीन टिश्यू फाउंड इन द प्लांट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। ये सब सिंपल है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, जाइलम और फ्लोएम, 2 होते हैं, तो इसके अंदर से जाइलम आपका आंसर है, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स रूट्स एंड द शूट्स, ठीक है। तो अब आप इस चीज को समझिएगा कि आपके रूट्स और शूट्स की ग्रोथ के लिए, मैंने आपको वैसे भी बताया था कि ग्रोथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है, ग्रोथ होती है आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से, ठीक है। और जहां पर भी देखिए, क्योंकि आपका ये जो एक प्लांट है, ठीक है, ये जो आपका एक प्लांट है, छोटा प्लांट है अभी, ठीक है, ये जो इस तरीके का आपका प्लांट है, इस तरीके का, और नीचे इसका पूरा का पूरा रूट सिस्टम है, तो नीचे के सेल्स नीचे की तरफ बढ़ते हैं ना, इस तरीके से नीचे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वाले, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो एपिकल मेरिस्टम्स प्रेजेंट होंगे वहां पे, एपिकल मेरिस्टम्स, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर वाले पार्ट है, ये जो उसका एक ब्रांचेस होते हैं, यहाँ पर आपके एपिकल मेरिस्टम्स प्रेजेंट होंगे, जिससे कि क्या होंगे, वो एक्टिवली डिवाइड करता जाएगा और वहां पे आपकी सेल्स जो है वो क्या करती जाएंगी, ग्रो करती जाएंगी, स्ट्रक्चर जो है वो इलोंगेटेड होता जाएगा, है ना, हाइट बढ़ती जाएगी। तो वैसे तो इसका आंसर आप समझ पा रहे होंगे कि एपिकल मेरिस्टम है, बट हमें इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ना है। कोलेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये बात आप जानते हैं। और एक्चुअल में जो वो कोलेन्काइमा है ना, इसके बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये लिविंग सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कैसा है, लिविंग है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसकी जो सेल वॉल, मतलब जिसमें ये प्रेजेंट होता है ना, सेल वॉल्स वहां पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे थिकेंड होती है, कहीं कहीं पे थिकेंड होंगी, ठीक है। इसके बारे में हम अच्छे से कभी थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना आपको पता होना चाहिए वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। अनइवनली थिकेंड होती है इसके जो सेल वॉल्स होती हैं, थिकेंड, ठीक है। मैं बोलती जा रही हूँ, मैं ज्यादा लिखने में फोकस नहीं कर रही, आप इस चीज को समझ रहे होंगे। इसका फंक्शन क्या होता है, कोलेन्काइमा का फंक्शन मैं आपको बता रही हूँ। इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, अलाउ करेगा कुछ पार्ट्स को जो कि बेंड कर जाएं, ठीक है, अलाउ सम पार्ट्स टू बेंड, ठीक है, पार्ट्स टू बेंड। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ पार्ट जो होती हैं, जो लीव्स होती हैं कितना फ्लटर करते हैं, जैसे बहुत तेज हवाएं चलने लगी तो लीव्स जो है वो फ्लटर करना स्टार्ट कर देंगी, और क्या होगा बेटा, लेकिन वो टूटती नहीं है, ठीक है। तो वो उसको इलास्टिसिटी तो प्रोवाइड कर रहा है, वो इस तरीके से फ्लटर तो कर रही है, फड़फड़ा तो रही है, लेकिन वो टूट नहीं रही, टूट के गिर नहीं रही, ठीक है। तो दे विल अलाउ देम टू बेंड, बट वो उसे टूटने नहीं देता। तो वो कहाँ पे उसका मतलब कौन काम कर रहा होता है वहां पे, कोलेन्काइमा काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, बेसिकली आप कह सकते हो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ज्यादातर ये कहाँ प्रेजेंट होगा, जो यंग लीव्स होती है ना, यंग लीव्स में प्रेजेंट होता है, पीटीओल्स में प्रेजेंट होता है, पीटीओल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होता है। ये आपने देखा होगा इस तरीके से जो आपकी लीव्स होती हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है जो यहाँ से मतलब लीव से प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट जो है ये आपका पीटीओल होता है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो एंडोडर्मिस की, एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स ये दोनों इकट्ठे ही समझ लो, ठीक है। देखो एंडोडर्मिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोडर्मिस जो होता है, एंडोडर्मिस ये इनर मोस्ट पार्ट है, किसका, इनर मोस्ट लेयर होती है, बेसिकली इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो एंडोडर्मिस होता है। सिंगल लेयर ऑफ लिविंग सेल्स से मिलकर बनता है, ठीक है। किससे बनता है, सिंगल लेयर ऑफ लिविंग सेल्स से मिलकर बनता है। रेगुलेट करता है, इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट करता है एंट्री ऑफ वाटर को, रेगुलेट द एंट्री ऑफ द वाटर, ठीक है।
वाटर की एंट्री को वो जो है वो करता है। इसके फंक्शंस में कुछ फंक्शंस ये होते हैं, जैसे फोर्स करता है वाटर की एंट्री को, ठीक है, फोर्स वाटर टू पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन, पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर की एंट्री को रेगुलेट कर रहा है ना, तो उससे क्या करता है, फंक्शंस में इसका क्या हो जाता है, वाटर को फोर्स करता है सेल मेम्ब्रेन से पास होने के लिए। अच्छा, वाटर के अंदर से ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, क्या करता है, प्रिवेंट दी बैक फ्लो, ठीक है, बैक फ्लो को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। रेगुलेट करता है एंट्री को, रेगुलेट दी एंट्री ऑफ आयंस, रेगुलेट दी एंट्री ऑफ आयंस, ठीक है, आयंस वगैरह की एंट्रीज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इतना बहुत है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्टेक्स की। तो आप इस, यहाँ पे तो जगह खत्म हो गई, हम पेजेस ले लेते हैं। देखिए आप इस चीज को समझिए कि ये जो आपके कॉर्टेक्स होते हैं ना, कॉर्टेक्स ये क्या है, जो आपके ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज के रीजन में पाया जाता है ये, ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे, बिटवीन दी एंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। अच्छा, ये आपके रूट्स और शूट्स के, ये आपको रूट्स में भी मिलेगा एंड शूट्स में भी मिलेगा, ठीक है, आप इस चीज को समझिएगा। रूट्स में कहाँ प्रेजेंट होता है ये, रूट्स के अंदर ये एंडो एपिडर्मिस, रूट्स में ये कहाँ होता है, प्रेजेंट बिटवीन, अच्छा, बिटवीन दी एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस के बीच में, डर्मिस के बीच में। और शूट्स में ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, बिटवीन एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यूज, या बंडल्स कह सकते हो, एंड वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। देखिए बेटा, वेस्कुलर टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जालम एंड फ्लोएम, ठीक है, जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जालम और फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। वो किस तरह से अरेंज्ड हैं एक सेल के अंदर, वही आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। आपको इस तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा कि देखिए जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट है, ये कॉर्टेक्स है, ये एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस है ये वाला पार्ट, ठीक है, वेस्कुलर बंडल है ये वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये आपको कौन सा वाला स्ट्रक्चर हो गया बेटे, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका शूट का, है ना। ये देखिए शूट के अंदर ही क्या है, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका शूट का। तो शूट में कहाँ का प्रेजेंट है, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, ये वाले और ये वाले वेस्कुलर बंडल्स के बीच में ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट है, ये कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, ठीक है। और आपका ये वाला पार्ट है रूट्स का, इसमें एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस बाहर की लेयर होती है, ये देखिए ये रही बाहर की लेयर एपिडर्मिस, और ये है आपका एंडोडर्मिस, ये है आपका एंडोडर्मिस, ये है आपका एपिडर्मिस, इसके बीच में कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाली जो ब्राउन लेयर दिख रही है आपको, ये वाली ब्राउन लेयर, ये आपका ये एंडोडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, और इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है ये आपका कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो रूट्स में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक, मेरी बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, स्टोरेज करता है, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, जो कि क्या होता है, जैसे स्टार्च हो गया, उन सब की स्टोरेज में हेल्प करता है। समटाइम्स वाटर की भी स्टोरेज करता है, एंड वाटर, ठीक है। तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प इन दी मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है, मिनरल्स की में हेल्प करता है। फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो आपके यंग प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर। और बाकी स्ट्रेंथ और ये सब चीजें तो प्रोवाइड करता ही है, ठीक है। तो इतना आपको जानना है कॉर्टेक्स के बारे में। तो हमने सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं इस वाले, इसमें भी ये चारों ऑप्शंस भी हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट मसल्स, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। देखिए पल्मनरी जहां पे भी लिखा हो तो वो चीज होती है लंग्स से रिलेटेड। रीनल वर्ड जहां पर लिखा हो, रीनल जैसे रीनल फेलियर, किसका फेलियर होता है वो, किडनी फेलियर होता है वो, ठीक है। कोरोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। और आपका हिपैटिक वर्ड जो होता है वो रिलेटेड होता है लीवर से, इस चीज को आप समझिएगा। तो लंग्स यहाँ पे पूछ रहा है ह्यूमन हार्ट की मसल्स को, तो ये वो तो आप देखकर ही समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या है, हार्ट है। हार्ट के अंदर आपको पता है कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल्स को। और आपको ये पता होगा कि रेस्ट लेसली आपके जो मसल्स होते हैं वो फंक्शन कर रहे होते हैं। तो देखिए हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन है ना,
है ना, पंपिंग ऑर्गन है। तो हार्ट क्या पंप कर रहा होता है, पंपिंग ऑर्गन है और ब्लड को पंप कर रहा होता है। तो ये जो ब्लड वो पंप कर रहा है, तो क्या उसको खुद को वो ब्लड नहीं चाहिए, मतलब खुद को, अब वो जो ब्लड होता है वो कैरी करता है ना ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या ब्लड को खुद वो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो आपके जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं ना बेटा, वो हार्ट के मसल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं ब्लड, और फिर ब्लड के साथ जो भी चीजें न्यूट्रिएंट्स मूव कर रहे होते हैं ना ब्लड के अंदर ही, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो उन हार्ट के मसल्स को मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी की चीजें जो है या हमारे आगे क्वेश्चंस में आती जाएंगी तो हम उसे पढ़ते जाएंगे। आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई। तो इसमें आपका जो 2025 का जो पेपर था उसमें बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 5 हम कर चुके हैं, 5 हम करते हैं अपने सेकंड पार्ट के वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी इस वजह से भी हुई है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम थ्योरी करते जा रहे हैं, और मैंने आपको बताया था जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है ना साइंस के अंदर, उनका भी 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो कवर कैसे होगा, ऐसे ही होगा जब आप चीजों को पढ़ेंगे। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो हम करते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, और बाकी जो 2024 फिर जो 23 वगैरह के जो क्वेश्चन होंगे वो हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए, आप अगर इस चीज मतलब इससे कुछ समझ पाए हैं तो प्लीज अपना कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको बहुत शेयर करिएगा सो दैट तो आपके साथ साथ वो भी अच्छे से पढ़ पाए। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू।